हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यानी लास्ट क्वेश्चन तक आपको जरूर देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको याद रखना है कि यह जो प्रतिमा है ये दुनिया की डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो भारत की भी सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी डॉक्टर BR अंबेडकर की, और दुनिया की भी सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। इस स्टैचू का नाम भी रखा गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इससे पहले डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी तेलंगाना के हैदराबाद में, जिसकी ऊंचाई थी 175 फीट। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है इसकी ऊंचाई जमीन से कितनी है? 206 फीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जमीन से और इस स्टैचू के टॉप तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 206 फीट। अगर हम मूर्ति की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 125 फीट। ठीक है, और दोस्तों यह जो मूर्ति स्थापित की गई है इसमें खर्चा कितना आया है? तो 404.35 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, और इसका पूरा कैंपस लगभग 18 एकड़ में स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के आसपास का क्षेत्र देख पा रहे हैं। ये है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस और ये इसका पूरा कैंपस बनाया गया है विजयवाड़ा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के बाहर डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, तो ये अमेरिका के वाशिंगटन में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 2023 में किया गया था। और इस स्टैचू का नाम भी रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 19 फीट और इसको बनाया है राम सुतार ने। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थित है, तो ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है इंडिया में? तो ये है हैदराबाद में, और ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन में, और वो स्टैचू है डॉक्टर BR अंबेडकर का। और इंडिया में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? हैदराबाद में, और वो किसका स्टैचू है? रामानुजाचार्य का। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में, और ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो ये पाली राजस्थान में स्थित है, और यह विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया में, और यह किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई बतानी है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये है नाथ द्वारा राजस्थान में, और ये भगवान शिव का स्टैचू है। तो ये है भारत के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल ये पूरा सर्च करना है, तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो स्टडी कर से रिलेटेड जितने भी PDF हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई-बुक है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। और ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा जापान। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें डबल स्टार जरूर लगाइएगा। तो चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान बना है। तो दोस्तों, जापान के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्नाइपर। तो यह मिशन अब चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इस मिशन को स्लिम मिशन के नाम से भी जाना जाता है। स्लिम को बोलते हैं हम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। तो ये जो पूरा मिशन लॉन्च किया गया है, ये चंद्रमा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 6 सितंबर 2023 को। और ये चंद्रमा के ऑर्बिट में कब पहुंचा था? 25 दिसंबर 2023 को। और अब फाइनली ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। इस प्रकार से जापान चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जापान का जो स्नाइपर मिशन था, इसका खर्च कितना था? तो इसका खर्च था $102 मिलियन का। जापान के इस मून मिशन का टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो चांद के सियोली क्रेटर, जो कि एक प्रकार का गड्ढा है, उसकी जांच करना। तो जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं जिन्हें सियोली क्रेटर बोला जाता है। तो इनकी जांच करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इस मिशन के द्वारा चंद्रमा की बेहतरीन तस्वीरें भी भेजी जाएंगी जापान की एजेंसी को। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो उसका नाम है जाक्सा। जिस प्रकार से हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, उसी प्रकार से जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश कौन कौन हैं? तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना और चौथा देश है भारत और 5वां देश बना है जापान। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? तो वो है भारत। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे और उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। दोस्तों, ये बात हुई जापान के चंद्र मिशन की, लेकिन भारत का जो चंद्र मिशन था, जो कि अभी हाल ही में चंद्रमा पर पहुंचा है, उसका नाम क्या था? चंद्रयान 3, जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका बजट था 615 करोड़ और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। दोस्तों, इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में अभी हाल ही में कोक बोरोक दिवस 2024 मनाया गया है। याद रखिएगा कि इस दिवस को हम त्रिपुरी भाषा दिवस भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि त्रिपुरी भाषा दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, जो कि डिफिकल्ट होगा आपको अंदाजा लगाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा बोली जाती है उसको बढ़ावा दिया जाए। त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कैपिटल इसकी अगरतला है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मानेक शाह, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। त्रिपुरा की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये है इसकी लोकेशन, और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा मिजोरम और असम राज्य से लगती है। दोस्तों, त्रिपुरा के नेशनल पार्क की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बाइसन नेशनल पार्क है और त्रिसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स, तो उसके द्वारा गोल्ड रिजर्व के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो उसके अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। तो सबसे अधिक गोल्ड किसके पास है? तो वो है अमेरिका के पास, और फिर इसके बाद जर्मनी के पास है। भारत कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। अगर हम भारत के गोल्ड रिजर्व की बात करें तो भारत का गोल्ड रिजर्व है 800.78 टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक आयोजन होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो ये आयोजित किया जाता है नागालैंड में, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इन दोनों बातों को आप जरूर याद रखिएगा। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है और इसका आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में। दोस्तों, इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो हॉर्नबिल पक्षी है उसको बचाया जाए। तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल फेस्टिवल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इन्हीं को बचाने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है ये नीसी जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी नीसी जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो नीसी जनजाति के जो लोग हैं वो इस हॉर्नबिल पक्षी को पहले मारते थे, यानी इसकी हंटिंग करते थे और इसकी जो चोंच है उसको अपने सिर में लगाते थे, इसके पंखों का यूज करते थे। लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो अब इनको बचाने के लिए यही नीसी जनजाति के लोग पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका पहला आयोजन 2015 में किया गया था। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। और केवल त्रिविक्रम परनायक यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। असेंबली की सीटें हैं 60 और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, तो नामदाफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, कैन वन्यजीव अभ्यारण्य और मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कुछ फेस्टिवल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये झारखंड में आयोजित किया जाता है। बांचुआ फेस्टिवल और बिहू पर्व असम में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये ट्यूलिप फेस्टिवल की है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और हेमिस त्योहार ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो बहुत सालों के बाद शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की महासभा का आयोजन इंडिया में किया गया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, इस महासभा का उद्घाटन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन नामक जो संगठन बना हुआ है ये भगवान बुद्ध की जो महान शिक्षाएं हैं उन पर आधारित गतिविधियां आयोजित करता है। आपको याद रखना है कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1970 में की गई थी। बात आई है गौतम बुद्ध की या बुद्ध की। तो बुद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु की लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था तब ये राजकुमार थे। तो शाक्य वंश के जो राजा थे उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जो उपदेश लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट। तो इन दोनों एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड किसने जीता है? विस्तारा ने। और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एयर इंडिया ने अवार्ड जीता है और सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में एयर इंडिया एक्सप्रेस को चुना गया है। इसके अलावा सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन चुना गया है। तो ये अवार्ड भी आप नोट कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हैदराबाद में। तो उसी के दौरान ये अवार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा
डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। तो हमारे देश के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। तो उनके द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को लिखा गया है। और आपको याद रखना है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं भारत के। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है या उद्घाटन किया गया है। और हिंदी में जो इसका संस्करण आया है उसका टाइटल क्या है? तो उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारत उर्वरक के क्षेत्र में यानी फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्मोक एंड एसेस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक को लिखा है ए.के. भट्टाचार्य ने, और बियॉन्ड क्रिकेट पुस्तक को लिखा है सी.डी. देशमुख ने। तो ये प्रमुख पुस्तकें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका युगांडा में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है युगांडा। तो वहां पर 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो इसमें शामिल हुए हैं। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसमें जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप उदाहरण से समझिएगा। जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो जो गुटनिरपेक्ष देश होंगे वो किसी की तरफ नहीं होंगे, ना तो वो रसिया की तरफ होंगे ना यूक्रेन की तरफ। और उनका मानना ये होगा कि दोनों देश मिलकर के शांति से इस मुद्दे को निपटा लें। तो दोस्तों 1960 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोला जाता था, जिसमें वर्तमान में 120 देश शामिल हैं। तो इन्हीं का शिखर सम्मेलन युगांडा में किया जा रहा है। बात आई है युगांडा की। तो युगांडा की लोकेशन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं, ये है युगांडा। युगांडा की जो सीमा है वो विक्टोरिया झील से भी लगती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है। कुछ इंटरनेशनल समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस लिथुआनिया में हुआ था। और 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन नाडी फिजी में किया गया था। और पहली G20 ECSWG बैठक 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। तो ये कुछ इंटरनेशनल समिट हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है ICICI बैंक कनाडा ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मनी टू इंडिया ऐप को लॉन्च किया है किसने? ICICI बैंक कनाडा ने। तो देखिए दोस्तों, जो ICICI बैंक लिमिटेड है उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है ICICI बैंक कनाडा। तो ये कनाडा में स्थित है, यानी कि ICICI बैंक की जो कनाडा की ब्रांच है उसके द्वारा मनी टू इंडिया कनाडा ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कनाडा से मनी ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों, बात आई है ICICI बैंक की। तो इसे स्थापित किया गया था 5 जनवरी 1994 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO हैं संदीप बख्शी। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बिपिन रावत स्टेडियम। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? हैदराबाद में। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक और केरल। MP लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? राव इंद्रजीत सिंह ने। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? रंजन गोगोई को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? LIC। बीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? मध्य प्रदेश। और सू रेडफर्न ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में।
और T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें नगर पालिका और नगर निगम जो थे उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया जाएगा, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो कुल सदस्यों का 15% होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जिसमें GST को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें ST/SC आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि डल झील किस राज्य या कैंसा से प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।